हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एनटीपीसी रेलवे 2019 के लिए आपकी जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ की क्लास स्टार्ट होगी। उसका पहले आज हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर है, 2 अप्रैल 2016 को हुआ, क्योंकि उसके बाद एनटीपीसी का पेपर हुआ नहीं है, इसलिए हम उस पेपर को देखते हैं। दोनों का सिलेबस सेम ही है। वहाँ पे भी मैथ के 30 क्वेश्चन मिलते थे, यहाँ भी मैथ की इस बार का जो नया सिलेबस आया वहाँ पे भी 30 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था 2 अप्रैल 2016 का, उसको आज सॉल्व करते हैं। दिया है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी। ठीक है, आगे दिया यह जमीन के साथ 6 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी बताइए। देखिए यहाँ पे जो 6 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री होगा। आप जब इंग्लिश का पेपर देखोगे वहां पे आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी 60 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। अब क्वेश्चन कहता है एक दीवार, ठीक है, जो कि एक सीढ़ी जो कि 20 मीटर लंबी है, दीवार के साथ लग के यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और हमको बताना है यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी। इसी डिस्टेंस को बताना था। तो आपको पता है ये आपका आधार है, ये होगा कर्ण, और आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, या कर्ण बटे आधार चाहे लगा दो चाहे आधार बटे कर्ण। आपको पता है आधार बटे कर्ण लंब बटे कर्ण साइन का हो जाता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी cos 60 की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी। ठीक है, इसको d ले लेते हैं, और अपान में यहाँ 20 दिया था, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू डी अपॉन 20, और इससे काटोगे 10 हो जाएगा, यानी d की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ठीक है, एक तरीका तो ये रहा। एक और तरीका होता है, उसको समझने के लिए आपको समझना होगा। देखिए हमेशा भी कभी भी समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ पे 30 होगा, 30 के सामने का रेशियो 1 होता है, और 60 के सामने का रेशियो √3 होता है। 90 के सामने हमेशा 2 देते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 30 मान लो अगर यहाँ आ गया, ठीक है, तो 30 के सामने 1 यहाँ हो जाएगा, और 60 के सामने √3 यहाँ हो जाएगा। इतना हो गया। अब आपको क्वेश्चन में दिया किसके सामने था, 90 के एंगल के, 90 डिग्री के सामने की वैल्यू कितनी दी है, 20, जबकि होता है रेशियो कितना, 2 की वैल्यू यानी 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 10, और आपसे यहां से लेके यहां तक यानी 1 की वैल्यू पूछी थी 10 मीटर हो जाएगी। और अगर यहां से वैल्यू पूछती होती तो ये पूछ लो था 10√3 हो जाता। यहाँ 1 से गुणा करा, यहाँ √3 से गुणा करा देते, आपका आंसर आ गया। फिलहाल ये टाइप जो है अगर आपको नहीं आता था, हम लोग जब हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में करते हैं। उनकी काम करने की दर का रेशियो दिया है 8:5। ए और बी एक काम को 40 दिनों में करते हैं मिलके। ए और बी एक काम को 40 दिनों में 40 डेज में मिलकर करते हैं, और इनका जो काम करने का रेशियो दिया है आपको क्वेश्चन में 8:5 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ए एक दिन में 8 काम करेगा तो बी एक दिन में 5 काम करेगा। देखिए इन दोनों को मिलाओगे काम टोटल कितना होगा, 13। ठीक है, अगर दोनों साथ में काम करें तो एक दिन में 13 काम करेंगे। रेशियो के हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान देना। ए एक दिन में मान लेते हैं 8 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 13 काम होगा। और दोनों मिलकर काम कितने दिन करते हैं, 40 दिन। एक दिन में 13 काम हो रहा है, 40 दिन में कितना होगा, 40 × 13, इतना हो गया। अब आपसे कहता है ए उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। हमने पढ़ा अभी ए का एक अकेला अगर काम करेगा तो उसको एक दिन में 8 काम करेगा टोटल, यानी देखो 40 दिन, एक दिन में 13 काम होता था, 40 दिन में हुआ, यानी टोटल वर्क आ गया 40 × 13। और आपसे पूछा ए कितने दिन में करेगा, तो 8 से डिवाइड कर दो, ये काटोगे 5 बार कट जाएगा, यानी 65 दिनों में ए अकेला उस काम को समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें भी ये ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। देखिए एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तीसरे क्वेश्चन में इसका दिया है आपको 30 वर्ग मीटर, यानी 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका क्षेत्रफल दिया है इस पूरे त्रिभुज का, जो कि समकोण त्रिभुज है। अब आगे इसमें दिया है उसका आधार से, ठीक है, यदि उसकी ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो, यानी कहता है यदि उसकी ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो, यानी अगर ये x होगा तो ये x + 7 होगा। ठीक है, तभी तो 7 मीटर। अगर हम आधार को x मान लेंगे तो ऊंचाई को मानेंगे x + 7। तो उसका आधार क्या है आपके सामने, 5, 12, 7, 9 दिए थे। देखो आपको पता होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, या आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपका ये रहा, ऊंचाई ये रही, तो यहाँ पे रख दोगे आराम से 1/2 इंटू आधार x है, ऊंचाई x+7 है, ठीक है, और एरिया कितना दिया था 30। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। या देखो हम जल्दी कैसे इसको करेंगे, ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं है हमको क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, मकसद ये हम कितनी जल्दी उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बताया ये x है, ये x+7 है, और इसका जब निकालोगे तो यानी 1/2 बेस इंटू हाइट करने पे 30 आना चाहिए, बस क्लियर है। अब आपसे कहता है आधार के ऑप्शन दिए, ठीक है, आधार के ऑप्शन दिए 5, 12, 7 और 9। आधार के ऑप्शन है 5, 12, 7 और 9। तो हम क्या करें, इसी से ट्राई कर लें, क्या ऐसा नहीं संभव है। देखिए कैसे, अगर हमको आधार दिया है, कहते हैं आधार कितना होगा, तो हम आधार मान लेते हैं 5, बेस ले लिया 5, तो ऊंचाई कितनी होगी, बेस से 7 ज्यादा, यानी 5 में 7 जोड़ो कितना होगा 12, क्या ये 30 आएगा, तो देखिए 6 कट जाएगा और 30 आ गया, यानी हमको डायरेक्ट मिल जाता आधार आपका कितना हो जाएगा 5। क्लियर हो गया। बाकी किसी ऑप्शन से नहीं सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप 12 लेते हो, मान लो 1/2 आधार 12 ले लिए तो ऊंचाई कितनी चली जाएगी 12, 7, 19 हो जाएगी, और इनका गुणा कराओगे तो यानी 30 आपको नहीं प्राप्त होगा। यानी इसका पहले इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, पहला ऑप्शन 5 मीटर। ठीक है, अगला देखिए दिया है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है। दो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका अंतर 50 है, ठीक है, और उन दोनों का अनुपात 7:2 है। अगर हम मान ले वो संख्याएं 7:2 है, ए और बी, ठीक है, तो इनका अंतर कितना होगा, रेशियो के हिसाब से देखो 5 का अंतर है, ए 7 है, बी 2 है, 5 का अंतर आया, और क्वेश्चन में दिया है 50 का अंतर, यानी 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 50 की, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10 की, यानी 1 की वैल्यू जब 10 के बराबर हो गई तो आपसे पूछा था उन दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो पहले हम संख्याएं निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू 10 है, यानी ये वाली आपकी हो जाएगी 70 और ये वाला हो जाएगा 20, ठीक है, यानी यहाँ मान आ गया आपका 70, यहाँ 20 आ गया, और कहता है इन दोनों का गुणनफल, 3 दोनों गुणा करा दोगे तो आपको मिल जाएगा 7 दूनी 14, यानी 1400, ठीक है, ये दिया था आपके सी ऑप्शन में, ठीक है, यानी इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 1400। अगले क्वेश्चन में देखिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपए के 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से कितने हो जाएंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर दिया है आपको इस क्वेश्चन में 20%, और टाइम दिए थे 2 साल, टाइम है 2 ईयर, और रेट है 20%। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे किया गया है, हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक। तब आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए जब भी कभी भी अर्धवार्षिक किया जाएगा तो 2 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे, 6 महीने के एक हाफ ईयर बनता है, तो यानी 2 साल में 4, तो यानी टाइम एक तरह से हो जाएगा 4, और जो रेट होगी ये वार्षिक रेट होगी, तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो यानी रेट को भी हाफ कर देंगे, तो रेट हो जाएगा 10, रेट को आधा कर देंगे क्योंकि ये वार्षिक होती है, और 2 साल में कितने छमाही बनेंगे 4, ठीक है, यानी टाइम हो गया आपका 4, रेट आपका हो गया 2, और फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100⁻t, ठीक है, और इसी फार्मूले में रख देंगे। आपकी A की वैल्यू कितनी दी थी, निकालना था वही, ठीक है, नहीं A की वैल्यू निकालना है, और P का मान दिया है 80,000, 1 प्लस रेट हो गया 10/100, टी का मान लोगे 4, यहीं से सॉल्व कर लोगे, ए की आपकी वैल्यू आ जाएगी। या दूसरा तरीका ये होता है 10% की फ्रैक्शन कर लो, ठीक है, 1/, कितना होगा 10, यानी 10 से वैल्यू 1 बढ़ेगी, हो जाएगा 11, 4 साल थे, 4 बार इनका गुणा करा दो, ठीक है। अब देखो जब 4 बार इनका गुणा कराओगे तो यहाँ आएगा 10,000, ठीक है, और यहाँ भी आ जाएगा कितना, जितना गुणा कराने पे आएगा। देखो कैसे निकालोगे, अब 10,000 ये आपका P होगा, ठीक है, यहाँ जो गुणा कराने पाएगा यहाँ पे A आएगा। P की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में 80,000, जब P की वैल्यू 80,000 है तो यानी 10,000 की वैल्यू 80,000 है, तो इसमें 8 से गुणा होगा, तो यहाँ भी जितना भी गुणा करने पाएगा, 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331 गुणे 11, इसमें भी 8 से गुणा करा दो। अब इसमें 8 से गुणा कराओगे, देखो 8 1 8, 8 1 8, ठीक है, यानी एक ही ऑप्शन मिला जिसको देखो 8 1 8 किया, फिर 8 का आया, 8 का 1 से गुणा कराएंगे 8 ही आएगा, यानी लास्ट में हमको 8 मिल रहा है। और ध्यान से देखोगे केवल एक ऑप्शन था जिसमें लास्ट में 8 था, वो भी बी,
ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं था, यानी हमको गुणा कराने की बहुत दिक्कत भी नहीं थी। हम यही देखते 10,000 की वैल्यू 80,000 है, यानी 8 से गुणा हो रहा है। यहाँ तो कितना भी गुणा कर ले एक हटेगा ही नहीं, यानी 8 से यहाँ गुणा कराएंगे तभी लास्ट में 8 आ जाएगा, यानी जो भी ऑप्शन में लास्ट में 8 दिख रहा था वही हमारा सही आंसर हो गया। अगर आपको केवल एक ऑप्शन दिखा तब तो आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है और 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु, देखिए ऑप्शन दिए हैं आपके सामने 10, 36, 32 और 40। अब कहता है पिता की वर्तमान आयु पूछा है, जो पिता देखो वर्तमान आयु पूछा है और वह अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। अगर पिता 10 साल का रहेगा तो क्या अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा हो सकता है? कभी नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब बचे 3 ऑप्शन 36, 32 और 40। इनमें देखते हैं क्वेश्चन की पहली लैंग्वेज क्या थी, एक पिता अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब अगर 26 बड़ा होगा तो पुत्र होना चाहिए कितने साल का? 10, तभी तो 26 बड़ा होगा। ये फादर की बात कर रहे हैं, ये उसका सन है। अब कहता है 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो चेक करते हैं, अगर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39 और पुत्र भी 3 साल बढ़ जाएगा, यानी पुत्र हो जाएगा 13 साल का। तो क्या देखते हैं ये 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ? ये 13 है और ये 39 है, 13 3 39 होता है, यानी 3 गुना हो गया। यानी हमारा जो ये बी ऑप्शन दिया था 36 साल, ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा था, यानी पिता की आयु कितनी होगी? बी ऑप्शन है 36 वर्ष। ठीक है, यानी पिता 36 साल के होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 25, 23, 26, 29, 21, 39 और 11 की मध्यिका बताना है। ठीक है, तो देखिए कभी भी संख्याएं लिखी हो उनका मध्यिका बताना हो तो देखिए संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिखो। देखो आरोही क्रम में लिखोगे पहले 11 आएगा, फिर 23, 25, इसके बाद 26, 29, 26, 29, 31 और 39। इनको हमने आरोही क्रम में लिख लिया, यानी घटते से बढ़ते क्रम में लिखा। हमेशा अगर यहाँ पे विषम संख्याएं हैं, ठीक है, नंबर आपको संख्याएं, अगर विषम संख्या है यानी कितनी संख्याएं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तब देखो क्या करो, आप आधे इधर से हटा दो, आधे इधर से हटा दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, जो बीच में बचेगा वही आपकी मध्यिका हो जाएगी। या फिर फार्मूला होता है n+1/2वां पद। ठीक है, विषम संख्या होने पे अगर आपको मध्यिका निकालना है तो फार्मूला होता है n+1/2वां पद। n की वैल्यू यानी कितने टोटल पद है, टोटल गिनोगे आप 7 हैं, 7 में 1 जोड़ोगे 8/2 होगा, यानी कट के आ जाएगा 4वां पद, यानी चौथा पद। यहाँ पे जो चौथा पद होगा वही आंसर होगा, और चौथा पद 1, 2, 3, 4 यानी 26 आएगा आपका। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 26। या फिर विषम रहने पे सबसे अच्छा यही है, आप आधे इधर कर दो, आधे इधर कर दो, बाकी जो बीच में बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आरोही क्रम में आपको लगा के करना है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक दर से निवेश किया गया होता तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। ठीक है, देखिए 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। अब कहता है 3% अधिक दर से। देखिए टोटल टाइम की बात कर रहा है 6 वर्ष, रेट क्या है? 3%। अधिक, याद रखना अधिक की बात कर रहा है, हमको एक्चुअल रेट नहीं पता है। ठीक है, अधिक बढ़ा के किया जाए तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होंगे, यानी ब्याज हमको जो प्राप्त होगा वो 900 रुपये अधिक प्राप्त होगा। ध्यान से देखना, आपको मूलधन की बात कर रहा है, यानी पी की वैल्यू मान कितना होगा ये पूछा था। फार्मूला होता है SI=PRT/100, आप सबको पता है, लेकिन हम उस तरीके से ना करके अब डायरेक्ट देखते हैं कैसे होगा। ये बताओ 900 रुपये हमको ज़्यादा मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि 3% रेट बढ़ा दिया गया है। 900 रुपये इसलिए ज़्यादा मिले हैं क्योंकि 3% रेट बढ़ा है, और रेट टोटल टाइम कितना था? 6 साल, यानी हर साल अगर 3% रेट बढ़ा होगा, टोटल रेट कितना बढ़ेगा? 18%, यानी 18% आपका दर बढ़ने की वजह से रुपए कितने बढ़े? 900। तो आपसे मूलधन की बात करता है, मूलधन हमेशा 100 होता है। ठीक है, 100%। आपसे सीपी कहे, मूलधन कहे, ठीक है, जब इन सब की बात की जा रही होती 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 900/18 × 100,
और इसको काट देंगे 18 पंचे 90 यानी 50 गुणे 100 बराबर आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा डी ऑप्शन है 5000। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2/5 प्लस 2/9 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 2/9 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 5/9। इतना कर दिया। अब कहता है इसको सरल कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जब हम करेंगे तो इनका पहले एलसीएम लेंगे, होगा 45। अब 5 9 45, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 दूना हो जाएगा 10। यहाँ पे हुआ डिवाइड बाय, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे यहाँ हो जाएगा 45। अब जब इसको करेंगे 5 9 45 यानी 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 25, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए 28 बटे हो गया 45 डिवाइड बाई, तो इसको हटाएंगे तो गुणे के चिन्ह लगाएंगे, 45 बटे हो गया 43। इससे ये काट देंगे यानी 28 बटे 43 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि था आपके बी ऑप्शन में। यहाँ बस ये ध्यान रखना था, अगर भाग का चिन्ह है तो अगर आप इसको हटाओगे तो गुणे का चिन्ह लगाओगे तो यहाँ पे जो रहता है, यानी यहाँ पे आ रहा था 43 बटे 45, तो पलट के हो जाएगा 45 बटे 43। अगला क्वेश्चन है पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है, यानी पी अगर जितने समय में कोई काम करेगा क्यू उससे डबल समय लेगा, क्योंकि पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है। यानी अगर हम क्षमता की बात करें पी और क्यू की, तो क्यू अगर एक दिन में 2 काम करता है तो क्यू एक ही काम करेगा, क्योंकि पी 2 कर रहा है, डबल सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, ये एक काम कर रहा है, दोनों मिलकर 22 दिनों में पूरा करते हैं, टोटल 22 दिन। ठीक है, अब मान लेते हैं ये एक दिन में 2 काम करता है, एक काम करता है, टोटल काम कितना हुआ 3, पूरा कितने दिन में हुआ 22। यानी टोटल काम जो आ जाएगा आपका यहाँ पे, टोटल वर्क एक दिन में 3 काम, टोटल लगे दिन 42 यानी 3 गुणे 22, यानी टोटल काम हो गए 66। अब कैसा होता है, क्यू अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, क्यू एक दिन में कितना काम करता है, एक काम कितना करना था 3 गुणे 22 यानी टोटल 66, यानी 66 दिन इसको लगेंगे, 1 से डिवाइड कर दो 66 दिन, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके सी ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन है 1 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक है, आपके देखिए 1 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाएगी। यह 2 अंकों की संख्या क्या है? ऑप्शन आपके सामने है 24 12 48 और 36। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना ऑप्शन से ही करना बेहतर रहता है। कहता है 1 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की योग की 4 गुनी है। तो हम देखते हैं क्या ये अंकों की योग 4 गुनी, अंकों का योग करोगे 6 होगा, इसका करोगे 4 गुना यानी 24 है कि नहीं है, क्लियर है। कहता है अंकों को योग की 4 गुनी है, तो हमने 4 2 6 जोड़ा। ठीक है, ये 3 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है। अब देखिए सारी संख्याएं 4 गुनी जा रही हैं, यानी चारों ऑप्शन हम पहले स्टेटमेंट से गलत नहीं ठहरा सकते। देखो इनको जोड़ा 6 6 चौक 24, 3 चौक 12, यहाँ पे 8 4 12, 12 चौक 48, 6 3 9 9 चौक 36, यानी सभी 4 गुनी जा रही हैं। जब सभी 4 गुनी आपकी जा रही हैं तो बताना यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। अब अगला स्टेटमेंट है अगर हम 27 जोड़ देते हैं तो यह अपने अंकों की योग की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब 27 जोड़ने पे जब 7 गुनी हो रही तो हम यहाँ ट्राई करते हैं। 24 में 27 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका 6 था, 6 सते 42 होता है। ठीक है, कभी भी 6 का गुणा करते हो तो आपको 1 लास्ट में मिलता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सम संख्या है और 6 का जब भी गुणा करोगे किसी भी संख्या में, सम संख्या की खासियत क्या होती है, अगर किसी संख्या से गुणा कराओगे तो सम ही मिलेगी। जैसे देखो 6 का 11 से गुणा कराएंगे 66 होगा, 6 का 12 से कराओगे 72 होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा विषम संख्या मिल जाए, और 27 और 24 जोड़ते हुए विषम मिलता है, यानी पहला ऑप्शन हमने डायरेक्ट यहीं से काट दिया। ठीक है, आपको नंबर सिस्टम की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरे में कहता है 27 जोड़ दो, जब इसमें हमने 27 जोड़ा तो 8 7 होगा 15,
4 2 6 1 7 75। क्या इसका 7 गुना है? नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आप चौथे ऑप्शन में जाओगे, इसमें 27 जोड़ोगे, या यहाँ भी देखो सम वाला कॉन्सेप्ट लगता था, ये दोनों तो ऐसे ही गलत थे। यहाँ देखो 27 में जोड़ोगे 7 6 13, 3 2 5 1 6, यहाँ पे इनका अंकों का योग कितना था? 9 था। इसका देखो 7 गुना बैठा है, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? यही वाला ऑप्शन डी ऑप्शन दिया आपका 36। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर x से y की ओर जाती है। देखिए धारा के विरुद्ध शहर x से y, इसका मतलब क्या हुआ? धारा इस दिशा में जा रही है, ठीक है, नदी कोई थी इस दिशा में बहते हुए आ रही थी और एक नाव इधर को जाती है, तथा धारा की दिशा में y से फिर वापसी आती है, y से x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की चाल, यानी नाव की चाल दिया है शांत जल में 40 किलोमीटर पर आवर और दिया है धारा की गति, यानी w का मान दिया था 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी थी? जब नाव कभी भी धारा की दिशा में जाएगी, मान लो धारा इधर जा रही, नाव भी इधर जा रही, तो धारा अगर 10 होगी, नाव 40 से टोटल जुड़ के हो जाएंगे 50, यानी b प्लस डब्ल्यू जोड़ोगे 50 आएगा। लेकिन अगर विपरीत दिशा में आ रही है, नाव इधर जा रही 40 की स्पीड में, लेकिन पानी इसको 10 इधर की तरफ ढकेल रहा है, तो यानी b माइनस डब्ल्यू मान कितना हो जाएगा? 40 माइनस 10 करोगे 30 हो जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, b प्लस डब्ल्यू, यानी जब धारा की दिशा में जाएंगे तो 50 आएगा और b माइनस डब्ल्यू यानी धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे 30 आ गया। अब देखो दोनों जगह की दूरी सेम थी, ये आपकी चाल आती है यहाँ पे, यानी औसत चाल आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर। तब क्या करो, इनको निकालने के लिए सबसे अच्छा फंडा ये होता है, इनका भी जैसे टाइम एंड वर्क में करते हो कर लो, 50 और 30, ठीक है। तो कुछ ऐसी संख्या लो जिससे इनका आराम से आप डिवाइड कर सकते हो, एक नॉर्मली कह लो एलसीएम ले लो, ठीक है। 50 30 का एलसीएम हुआ 150, यहाँ करोगे 3 बार जाएगा, यहाँ जाएगा 5 बार, यानी ये 150 किलोमीटर जाने में ये 50 की स्पीड से इसको लगेंगे 3 घंटे और 150 किलोमीटर जाने में इसको 30 की स्पीड से लगेंगे 5 घंटे। टोटल लगे आपको यहाँ पे 8 घंटे। जब टोटल 8 घंटे लगे और स्पीड कितनी थी आपकी 150 किलो, टोटल दूरी कितनी थी 150, टोटल दूरी थी 150 किलोमीटर। अब क्या होगा, 150 ही गए थे आप, 150 ही वापस आए थे, 150 वापस आए थे और गए थे जो भी था, ठीक है। लेकिन एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 है, यानी टोटल आने और जाने में कितना लगेगा 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर आने और जाने में लगा और घंटे कितने लगते हैं 8 घंटे, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करोगे 8 तरीक हो जाएगा 24, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, यानी स्पीड कितनी थी 37.5 किलोमीटर पर आवर आपकी औसत स्पीड आ जाएगी, सी ऑप्शन में दिया हुआ था। और अगला क्वेश्चन है आपका, पी पहले 1 घंटे में 50 की स्पीड से जाता है और अगले 2 घंटे में 70 की स्पीड से जाता है, पी की औसत गति क्या है? देखो पहले 1 घंटे में गया 50 की स्पीड से, ठीक है, पहले घंटे गया 50, अगले 2 घंटे यानी यहाँ पे 70 और यहाँ पे 70, ठीक है। हम मान लेते हैं केवल 3 ही घंटे चला उसने, तो यहाँ 2 140 50 करोगे 190, यानी 3 घंटे में गया 190 किलोमीटर। औसत निकालना है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 छंग हो जाएगा 18, 10 3 यहाँ 3 और 36.33, यानी 63.33 आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 63.33 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, पी ने एक वस्तु, ठीक है, पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि 1380 रुपए में बेचा गया होता, देखिए 1200 में कोई वस्तु खरीदी थी, 10% लाभ पे बेचेगा, यानी 110% पे बेच देगा, या डायरेक्ट 120 का 10% निकालोगे, ठीक है, तो कट जाएंगे 120 आएगा, यानी 120 रुपया लाभ पे बेचता है। तो 1200 की वस्तु अगर 120 रुपया लाभ पे बेचेगा यानी 1320 में गई। अब कहता है यदि उसे 1380 में बेचता, 1380 में बेचता, ठीक है, तब लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती आपको ये बताना था। देखिए यहाँ पे वस्तु कितनी थी 1200 की, यहाँ कितनी, अब पहले बेचता था 1320 में जब 10% का प्रॉफिट हो रहा था, अब कहता है 1380 में बेचें कितने प्रॉफिट होगा। तो आप देखो कितना है यहाँ से 180 रुपए, ठीक है,
100, अगर 1380 में बेचेगा प्रॉफिट कितने को होगा, 180 में, कितने का, 1200 में, इंटू 100, 0 0 कट जाएंगे, 12 1 के 12 और 12 यहाँ से आ जाएगा, 12 पंचे 60, यानी 15% प्रॉफिट होगा। पहले हो रहा था 10% प्रॉफिट और अब हो रहा है 15% प्रॉफिट। इसका मतलब अब बढ़ा कितना, 5% लाभ बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में है ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें बहुलक बताना है। देखिए कभी भी आपको बहुलक का मतलब क्या हुआ कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कई बार सबसे ज्यादा बार रिपीट है। सबसे ज्यादा बार आपको बताना है कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। तो देखोगे आप, जैसे 72 हम देखते हैं, 72 हमको कहीं नहीं दिखता, यानी 72 कट गया 74, 74 हमको 2 बार दिखाई देगा। 75 देखोगे 3 बार दिखाई दे रहा होगा आपको इस क्वेश्चन में, और उसके बाद यही संख्या है। ठीक है, यानी 77 है वो तो 1 ही बार है, 73 भी 1-2 ही बार है। ठीक है, यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या कौन सी है, 75। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 75, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, बहुलक का मतलब क्या हुआ, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 है, दूसरी क्या होगी। देखिए कभी भी हो, एक प्रश्न लिख लेना, एक सूत्र है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब पहली संख्या आपको कितनी दी है, यहां पे 28, दूसरी संख्या पूछा है, और इसके अलावा दिया है आपको इसके अलावा आपको दिया है एचसीएफ 7 और एलसीएम दिया है 252। ठीक है, एलसीएम 252 है, एलसीएफ 7 है। अब आपको बताना है ये दूसरी संख्या कौन सी होगी। 7 से काट दोगे यहाँ 4 बार जाएगा, और 4 से काटोगे 4 6 24, 4 3 12, यानी दूसरी संख्या हो गई आपकी 63। ठीक है, बी ऑप्शन में था, आसानी से हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको, 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उनको आपस में बदल दिया जाता है, संख्या 27 से घटती है। ठीक है, यानी कहता है 1-2 अंकों की संख्या है जिसका योग 13 है। संख्याएं आपके सामने क्वेश्चन में दी थी 85, 76, 67 और 58। कहता है इनके अंकों का बदल दिया जाए, ठीक आपस में। इसका मतलब इसको लिख सकते हो 58, इसको लिख सकते हो 67, इसको लिख सकते हो 76 और इसको 85, यही आप कर सकते हो। तो जो संख्या आती है पहले से आ जाएगी कि 27 घट जाती है। ठीक है, यानी पहले जो संख्या थी इसको अंकों का योग बदलोगे तो पहले से 27 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यार ध्यान से देखो, इतना ही बदलने के बाद आपको पता चला यहाँ नहीं कमी हो रही। ठीक है, यहाँ कमी हुई है, लेकिन यहाँ पे हुई केवल 9 की कमी। यहाँ तो बढ़ गया, यहाँ भी मान बढ़ गया, केवल एक संख्या बचती है यहाँ पे, जहाँ पे 85 कितना हो जाता है 58। आप सब इसको देखते ही बता सकते थे, और यहीं पे 27 की कमी हो रही थी, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए रख दिया। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य हमको नहीं पता, लेकिन लास्ट में जाके क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है 20% का, यानी वस्तु को क्रय मूल्य से 120% पर बेचा गया होगा, तभी तो 20% का लाभ होगा। कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, अगर वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया यानी 120% पे बेचा गया, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे। अब कहता है अंकित मूल्य, ठीक है, यानी अंकित मूल्य का मतलब प्रिंट रेट जो उस पे होता है 160 दिया हुआ था, कहता है उस पर, ठीक है, 10% के छूट दी जाए। ठीक है, 10% का छूट का मतलब क्या हुआ, वस्तु को 10% छूट यानी 90% में बेचा जाएगा। कहां से, अंकित मूल्य से, तो यानी 90/100 कर दो, और यहां से जब सॉल्व करोगे यहां से ये कट जाएगा, इसको काटोगे ये कट जाए, 4 3 12, 4 चौक 16 और 3 से काटोगे 30 हो जाएगा, यानी सीपी आ गया वस्तु का आपका 30 चौके 120 रुपए। यानी आप जब वस्तु को 160 का देखो 10% छूट यानी 90% पे बेचा जाएगा, और तब भी क्रय मूल्य पे 20% का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 120 रुपए, आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए बहुत बेसिक कैलकुलेशन है आपके लिए। लिखा है 0.00081 और डिवाइड करना है
09। अब आप क्या करो, इसको हटाओगे तो यहाँ पे देखिए, पहले अगर हम करेंगे इसको हटाएंगे तो यानी सीधा सा मतलब ये है, इसको हमको भाग देना है। ठीक, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करो, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 अंक है, यानी पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। इतना क्लियर, यानी हम कह सकते हैं 0.081 यहाँ पे है। अगर दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी यहाँ पे 3 जीरो लगाओगे, तो आपके जो सवाल यहाँ पे बन रही है 81/9000। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर आप डिवाइड करते हो, देखो 9 9 81 होगा, यहाँ पे 9 बार कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 1000, यानी आ गया 9/1000। अब ये कितनी बार जाएगा आपको बताना है। देखो पॉइंट लगाओगे 90 होगा, जीरो बढ़ाओगे 900 होगा, और यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ाओगे तो 9000 हो जाएगा। डिवाइड कर दोगे 9 बार जाएगा, यानी 0.009 आपके बी ऑप्शन में आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। दिया है 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। ठीक है, 12 मीटर और 17 मीटर खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी है 12 मीटर। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। यदि उनके शीर्षों के छोरों के बीच की दूरी बताना है। अब यानी यहां से लेके यहां तक की हमको दूरी बताना है, कितनी होगी। ठीक है, देखिए ये 12 है, तो अगर यहां सीधे मिलाएंगे तो ये भी 12 होगा। इतना तो क्लियर हो गया। और आगे दिया है ये 17 है। ठीक है, इसकी लंबाई आपको 12 दी थी। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की भी 12 होगी, तो यानी ऊपर यहां कितनी होगी 5। ये 90 डिग्री बनाएगा। यानी अगर आप इसको लंब मान लो इतने को, ये आपका आधार है, तो ये आएगा कड़। या आप सबको ट्रिपलेट याद होगा, 5 12 13 के ट्रिपलेट होता है। डायरेक्ट निकाल लोगे, यहां से यहां तक की लंबाई हो जाएगी। 13 सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है 90 मैच का क्रय मूल्य 60 मैच के विक्रय मूल्य के बराबर है। 90 मैच का क्रय मूल्य 60 मैच के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी कर दो, 60/90। प्रॉफिट कितने को हो रहा है आपसे, 30 का हो रहा है। देखो वस्तु सीपी यानी 60 है, तो विक्रय मूल्य कितने का 90, प्रॉफिट हुआ 30 का, कितने में से 60 में से इंटू 100 कर दोगे, ये कटेगा 2 बार हुआ, ये हुआ 50, यानी आपको 50% का प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया है एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 45 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है 45 सेंटीमीटर लंबी और 5 कितने चौड़ी है 35 सेंटीमीटर, एक आयताकार चादर है, ये हो गई 35 सेंटीमीटर। अब कहते हैं इसके चारों कोने 5 सेंटीमीटर काटा गया, यानी 5 इधर से काटोगे। ठीक है, वर्गाकार है तो 5 ये भी होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ऐसे चारों तरफ जब काटा जाएगा तब देखिए क्या करेंगे, अगर इसको हम काट के निकाल दें ऐसे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा यहां से अगर हम इसको उठा दें, जैसे मिठाई का डब्बा आप उठाते हो, ठीक है, ये सारे ऐसे ऐसे करोगे, फोल्ड करोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, जब ये बॉक्स बनेगा तो उसका आयतन पूछा है कितना होगा। तब देखो यहां से लेके यहां तक 35 होता था, ये 5 यहां अलग किया, 5 यहां अलग किया, टोटल यानी यहां से लेके यहां तक कितना बचा 25। ठीक है, यहां भी अलग करोगे, यहां अलग करोगे, 5 5 अलग होगा, यानी अब यहां से यहां तक बचा 35, इतना हो गया। और ये जो इतना पार्ट था 5 ना, यही जाके बाद में उठ जाएगा। ठीक है, यही सब तो उठेंगे, और जब यही उठेगा तो यानी ये 5 ही तो उठेगा। जब आप 5 यहाँ काटे हो, ठीक है, यहाँ से निकाले हो, तो इसी को उठाओगे यानी 5 उठेगा। यानी हाइट कितनी होगी 5 होगी। लेंथ आपकी कितनी है यहाँ पे आई, नई लेंथ आई 35। ब्रेथ आपकी यानी चौड़ाई की बात की जा रही होगी 25 बचेगा, और हाइट बच जाएगी 5, हाइट 5 बची। और आपसे कहता है उसका आयतन बताओ, तो यानी एक तरह से ये आपका घनाभ बनेगा, और घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। यानी आप यहाँ कर सकते हो 35 गुणे 25 गुणे 5। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें देखोगे कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक, 25 पंचे 125 गुणे 35,
ठीक है, अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताओ। ठीक है, गुणकों का मतलब ये हुआ 8 के प्रथम 3 बार, जैसे 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तारीख 24। ठीक है, उसी तरह प्रथम 20 के बताना है। तब क्या करोगे आप, यहाँ ध्यान से देखिएगा, उनका औसत, यानी औसत निकालने के लिए हमको योग पता होना चाहिए। योग का फार्मूला हमने पढ़ा था समांतर, अभी हम लोग जो अदर बैच कर रहे हैं वहां पे हमने पढ़ लिया है। ठीक है, समांतर श्रेणी तो वहां पे हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, योग का फार्मूला होता है, देखिए सम का फार्मूला होता है n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी पे रखेंगे, टोटल संख्याएं कितनी है 20/2 कर दिया, 2a। अब देखो जब 8 की गुणज पूछता है, पहली संख्या कौन सी होगी 8, दूसरी 16, तीसरी 24। ठीक है, यानी 2a की वैल्यू 2 गुणे 8 हो गया, प्लस n की वैल्यू आपको 20 दी है, 20 में 1 घटाओगे 19 बचेगा। अब बात आती है d क्या होता है। d का मतलब डिफरेंस होता है दो संख्याओं के बीच का, यानी d2 माइनस d1 करते हैं 8 ही निकलेगा, यानी यहाँ d की भी वैल्यू 8 होगी। अब देखिए जब आगे इसको सॉल्व करेंगे 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 8 दूना होगा 16 और 19 8 152। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे 10, और यहाँ 152 में 16 जोड़ दोगे आपका आ जाएगा यहाँ पे 168, और ये हो गया 1680, यानी टोटल इनका योग आ गया 1680 8 के प्रथम 20 गुणजों का। ठीक है, जब 8 के प्रथम 20 गुणकों का योग आ गया 1680, तो आपको बताना था उनका औसत कितना होगा। तो टोटल 1680 में 20 से डिवाइड कर दो, 2 से 0 0 कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, यानी टोटल आ गया यहाँ पे औसत आपका 84। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि यहाँ पे देखिए 11 से भाग देने वाला कॉन्सेप्ट है, 11 का विभाज्यता का नियम, जिसको पता होगा आसानी से कर लेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। x39311 ठीक है से विभाजित होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में दिया था 5 6 7 और 8। ठीक है, एक संख्या ये है जिसको कहता है अगर डिवाइड किया जाए किससे 11 से। ठीक है, यानी इसको हमको 11 से डिवाइड करना है, x393 को 11 से डिवाइड किया जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। अब 11 का रूल सीख लीजिए, जिसको नहीं पता है, कभी भी संख्याएं लिखी हूं ऐसे ABCDE मान लो, तो 11 का रूल कहता है पहले एक एक संख्या छोड़ के। ठीक है, यानी A को जोड़ोगे, C को जोड़ोगे, E को जोड़ोगे, AC प्लस E माइनस B प्लस D। ठीक है, अगर इनका अंतर 0 आए या फिर 11 आए, या 11 का कोई भी मल्टीपल जैसे 22 33 44 जिसमें 11 से भाग चला जाए। ठीक है, सीधी से, या कोई ऐसी संख्या है जिसमें 11 से भाग जाता है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो या इनका अंतर 0 आए। अब जैसे यहाँ पे दिया था, देखो क्या करेंगे, अगर हम पहले जोड़ेंगे x और 9 को, तो x प्लस 9 हो गया, माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 3 प्लस 3 को जोड़ेंगे 6। अब हमको यह तो लाना है यहाँ पे 0 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल। ठीक है, 11 22 33 44, तो यहाँ पे हम 0 तो ला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस में तो हमको संख्याएं लेनी नहीं है, और जब प्लस में संख्याएं लेनी है, कोई भी संख्या प्लस में ही तो होगी यहाँ पे जो नंबर होगा। अब अगर यहाँ पे प्लस में कोई नंबर होगा तो हमको ऐसा क्या इसमें से ले लें कि 11 या उसका कोई मल्टीपल बने। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, हमको 0 तो मिलेगा नहीं, यानी इसको हटा देते हैं। हमको यहाँ पे 11 या उसका कोई भी मल्टीपल बनाना है, जैसे 5 लेते हैं, 9 5 14, 14 में से 6 घटाएंगे 8 होगा, 8 में 11 से भाग नहीं जाता, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 9 6 15, 15 में से 6 घटाओगे, 15 में से 6 घटाओगे 9 ही आएगा, यानी इसमें भी 11 से भाग नहीं जाता। यहाँ 7 जोड़ोगे, 9 7 हो गया 16, 16 में से 6 घटाओगे 10 आया, 10 में भी 11 से भाग नहीं जाता, ये भी ऑप्शन गलत हो गए, यानी 3 ऑप्शन गलत हो गए। जाहिर सी बात यही बचा, इसको चेक भी कर लेते हैं। 9 8 17, 17 में से 6 भाग जाएगा, यानी 11 आएगा, सॉरी 17 में से 6 घटाओगे 11 आएगा, और 11 में 11 से भाग चला जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 8। अगला क्वेश्चन है 13 19 21 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक बताओ। देखिए जब कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती, जैसे आपको कह दिया जाए 3 4 और 5 का एलसीएम बताओ, तो इसका मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो इन सब का डायरेक्ट गुणा कर दो, वही आपका एलसीएम, और 5 4 20 3 60,
उसी तरह यहाँ संख्याएं हैं 13, 19, 21 और 22। ठीक है, इन सभी संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो आप इनका गुणा करा दोगे, 22 का 21 से, 21 का 19 के, 19 का 13 से। ठीक है, सबका गुणा कराओगे तो आपका देखो इसका पहला ऑप्शन आएगा 11। मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ इसलिए मुझे पता है 114 और 114। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन संभवतः आ रहा होगा, एक बार आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा बिल्कुल भी नहीं कर पाया होगा। ठीक है, कहता है दो त्रिभुज है जो एक दूसरे के समरूप है। एक त्रिभुज ABC, दूसरा है आपका DEF। ठीक है, ABC और DEF, ध्यान से देखिएगा, समरूप है। समरूप मतलब एक जैसे। ठीक है, अब कहता है BC की माप दिया है 4 और EF की माप दी है आपको 7 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर। कहता है ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका पूछा है कितना होगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी यानी इसका क्षेत्रफल, ठीक है, A1 का क्षेत्रफल की बात करें और A2 का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज समरूप है, A1 मतलब इसका क्षेत्रफल, A2 मतलब इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, भुजाओं की स्क्वायर कर दो वही बराबर होगा। जैसे इसका यानी इसकी भुजा मान लेते हैं कुछ भी होता है। ठीक है, A1 स्मॉल से मान लेते हैं तो A1 स्क्वायर अपान उसकी भुजा ले लेते हैं A2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसकी भुजा कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर करोगे 16 हो गया। यहाँ पे 7 दिया तो स्क्वायर कर दोगे 49 हो गया। और A1 का मान क्वेश्चन में दिया था 144, तो 16 9 144 हो गया। यानी A2 की जो वैल्यू आएगी 49 में 9 से गुणा कर दो। ठीक है, 49 में 9 से गुणा करना है आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में देखो केवल 9 9 81 होता है, एक आया। ठीक है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे समझनी है, क्योंकि कभी कभार हमको पूरा गुणा जब हमको पूरा गुणा नहीं करना है तो हम क्यों गुणा कराएं। ठीक है, 9 9 81 का एक आया यानी 8 होगा। ठीक है, तो इसी ऑप्शन में वैसे भी मिल गया था, लेकिन हम आगे कराते हैं। 9 चौक 36, 8 कितना हो गया 44। ठीक है, आपको आगे गुणा कराने की जरूरत ही नहीं थी जब आपको लास्ट में 1 मिल गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 3.26 गुणे 7.2। 3.26 गुणे 7.2 और इनका गुणा कराने पे कितना आएगा। तो यार ये सब लोग गुणा करा ही लोगे। इस तरह से आज हमने आपके 2 अप्रैल को जो पेपर हुआ था 2016 में, ठीक है, NTPC का ग्रेजुएट लेवल का पेपर था, उसका सॉल्यूशन देखा। ठीक है, कैसे हुआ था, क्वेश्चन कहाँ से आए थे, यानी लगभग सारे के सारे चैप्टर कवर किए गए थे और क्वेश्चन इजी से लेके ठीक ठाक लेवल के 2-4 क्वेश्चन थे। अब 2019 है, थोड़ा क्वेश्चन का पेपर का लेवल और हाई होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और यहाँ प्रैक्टिस सेट आपका पूरा कोर्स और सब सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू।